भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ट्रेड डील, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया जा रहा है भारत और यूरोपीय यूनियन की जानिब से। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस डील की डिटेल्स। एक ऐसी डील जिसको भारत और यूरोपीय यूनियन पिछले 20 सालों से निगोशिएट कर रहे थे, ये अब फाइनलाइज क्यों हुई है? ऐसा क्या हुआ है कि इन दोनों ने अब फाइनली हाथ मिला लिए हैं? हम डेफिनेटली इस हवाले से कुछ स्टैट्स पर नजर डालेंगे कि क्या वॉल्यूम है और कहां पर दोनों ने एक दूसरे को छूट दी है और कहां पर इनको चैलेंज आएंगे। यानी मीडिया हाइप से हटकर हम वो चीजें भी डिस्कस करेंगे जो इस ट्रेड डील के चैलेंजेस हैं। और यूरोप और भारत की इस इक्वेशन में अमेरिका, रूस और चाइना कहां पर फिट होते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से हमने देखा है यूरोपीय यूनियन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भारत में कुछ दिनों से मौजूद थे और उन्होंने भारत में रिपब्लिक डे परेड में भी शिरकत की और बहुत अच्छे ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश की मोदी ने। और मोदी ने इस हवाले से बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ट्वीट्स की कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स हैं, हमने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। 20 साल की नेगोशिएशंस के बाद यूरोप के साथ हमने ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन क्या भारत या यूरोपीय यूनियन को इसका कोई फायदा भी होगा? इस चीज को जहन में रखते हुए कि यूरोप अब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं रहा चाइना और अमेरिका की तरह, जो हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था कि यूरोप ने पिछले कई सालों में अपने आप को उस तरह अपग्रेड नहीं किया जिस तरह चाइना या अमेरिका ने किया है। बहुत सी टेक्नोलॉजी, उसकी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, सोशल मीडिया, उस पर ये बड़ी बड़ी ताकतों पर डिपेंड करते हैं। और यूरोप ने पिछले कुछ सालों में एक काम जरूर किया है और वो है सख्त रेगुलेशंस, जिस पर अमेरिका की करंट इंतजामिया भी इन पर बड़ी तनकीद करती है कि आप हमारे बिजनेसेस की राह में रुकावट खड़ी करते हो। तो इस सूरत हाल में इनको क्या फ़ायदा होगा इस डील से, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि इस ट्रेड डील को एक बहुत बड़ा पुश डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड की वजह से मिला है, क्योंकि अमेरिका इन दोनों का बड़ा ज़बरदस्त पार्टनर था पिछले कुछ सालों में। और स्पेशली भारत के साथ पिछले कई सालों में रवाबित बहुत बेहतर हुए थे अमेरिका के। यूरोप तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही एक स्ट्रॉन्ग एलाय था अमेरिका का, और उस पार्टनरशिप में अब हमें एक फ्रैक्चर नजर आ रहा है जिसको खुद अब यूरोपियन लीडर्स भी सरेआम कहना शुरू हो गए हैं। जैसे कि कनेडियन पीएम की स्पीच हमने इस वीडियो में बताई थी, उन्होंने खुद कहा था कि अब पुरानी दुनिया वापस नहीं आने वाली और अब जो मिडिल पावर्स हैं उनको ही आपस में नए नए मुआहदे करने पड़ेंगे। और उसी के रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, चाहे भारत और यूरोपीय यूनियन की डील हो, भारत और यूके की डील हो, अब कनाडा चाइना से एक डील करने जा रहा है और चाइना की इन यूरोपियन ममालिक के साथ बढ़ते हुए रवाबित। जियोपॉलिटिक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती हैं। आज से सिर्फ 3 साल पहले की बात कर लें तो ये सारे ममालिक रूस के खिलाफ एक हो गए थे। रूस पर इन्होंने सैंक्शंस लगा दी, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से उसको निकाल दिया और रूस के असासे मुंजमद कर दिए। इस सारे अमल में यूरोप और अमेरिका यकजान थे और मिलकर ये पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक को धमकियां भी लगाना शुरू हो गए थे कि इस जंग में आप हमारा साथ दें। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मिलकर जो प्लानिंग कर रहे थे चाइना और रूस के खिलाफ, इनके आपस में ही इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के चेंज होते हुए रवैये की वजह से ये सारे मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। कनाडा और चाइना, जिनके दरमियान इट कुत्ते का वैर पड़ गया था पिछले कुछ सालों में, वावे के हवाले से इन्होंने गिरफ्तारियां भी की थी कनाडा ने। कनाडा ये कह रहा है कि अब हम चाइना से अपने मामला ठीक करने जा रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट के विजिट हो रहे हैं चाइना के, और आने वाले दिनों में यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर चाइना का विजिट करने जा रहे हैं एक बड़ी डील की ख्वाहिश में। इससे पहले वो भारत के साथ डील कर चुके हैं। इससे क्लियर पता चलता है कि जो यूरोपियन पावर्स हैं, यानी यूरोप के जो अहम फैसला साज हैं, उनको चाइना और भारत में एक मार्केट नजर आ रही है जब वो देख रहे हैं कि यूएस के साथ ताल्लुकात अब फ्रैक्चर हो चुके हैं। क्या यही काम रूस ने नहीं किया था 2022 में? बिल्कुल। रूस पर जब यूरोप और अमेरिका ने यकजान होकर पाबंदियां लगाई तो रूस ने भी किसकी तरफ देखा? एशिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स की तरफ, भारत और चाइना। और जो काम करके रूस ने अपनी इकोनॉमी को बचाया वही शायद अब यूरोप करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अभी तक नहीं बदली और वो है रूस और यूरोप के इख्तलाफात वो अभी भी उधर ही खड़े हैं।
ये जो मैंने 3-4 साल पहले के हालातों वाक़यात पर नज़र डाली है, जब रूस के खिलाफ ये सारे इकट्ठे थे, तो इन्होंने मिलकर रूस के खिलाफ दिफाई हिकमत अमली भी बनाना शुरू कर दी थी, अपने डिफेंस बजट में इजाफा शुरू कर दिया और मिलिट्री में भर्तियां ज़्यादा कर दी। ये फ्रांस, यूके या जर्मनी की अगर हम बात करें, और उस वक्त तक बाइडन की हुकूमत थी और बाइडन इनके साथ खड़े हुए थे और वो कह रहे थे हम आपको मिसाइल वगैरह भी देंगे, रूस को हम थ्रेटन करते रहेंगे नेटो के जरिए। लेकिन इन सबको नहीं पता था कि जिसकी तैयारी वो कर रहे थे, यानी रूस की, पेपर में अमेरिका आ जाएगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा। तो वो बेचारा यूरोप जो कि रूस से लड़ने की तैयारियां कर रहा था, अब वो अमेरिका और रूस के दरमियान सैंडविच बन चुका है। और रूस इस सारे फिनोमेना को बड़े मज़े से देख रहा है कि ये क्या हो गया, जो हमें मारने आए थे वो खुद एक दूसरे को कमज़ोर करने में लग गए हैं। और यहाँ पर भारत ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ा तरीके से कैलिब्रेट किया और किसी हद तक उन्होंने अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखा अमेरिकन प्रेशर के बावजूद। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो 50% टैरिफ आयद किए हैं भारतीय एशिया पर, उनमें से 25% इजाफी टैरिफ इसी वजह से है कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं। और पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि रूस और इंडिया ने एक बार फिर अपने दिफाई मुआहदे को रीन्यू किया, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जिसमें वो अपने डिफेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स को तेज करेंगे, मिलिट्री लॉजिस्टिकल सपोर्ट और एक दूसरे की प्रेजेंस को वो फोर्टिफाई करेंगे। और भारत रूस के जरिए आर्कटिक रीजन में ट्रेड को बढ़ाएगा और रूस भारत के जरिए इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा। तो क्लियरली जब भारत के यूएस के साथ ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए हैं पिछले साल, उन्होंने रूस के साथ दोबारा अपने ताल्लुकात को एक नई जिद्दत दी और अब यूरोप के साथ डील की है। और इससे पहले यूके के साथ भी वो एक बड़ी ट्रेड डील कर चुके हैं, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। यानी इस वक्त इनका करीब आना हमें ये बताता है कि दोनों ही डोनाल्ड ट्रंप के हाथों डसे हुए हैं। एक को 25% इजाफी टैरिफ का सामना है और दूसरे को सामना है डोनाल्ड ट्रंप के होस्टाइल एक्शंस का, जिसमें वो नेटो में उनको उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, ट्रेड डील में अपनी सुपीरियॉरिटी रखना चाहते हैं और इसलिए यूरोप भी सोच रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को मुअत्तल कर दिया जाए, जो उनकी जुलाई में हुई है, बड़ी रोध होके जो इनकी एक डील हुई है। और ये सारा फिनोमेना किसी हद तक यूएस के लिए भी एक पैगाम है कि अगर आप दूसरों को एलियनेट करने की कोशिश करोगे, उनको डराए धमकाएंगे, तो उनके पास भी ऑप्शंस हैं पार्टनरशिप्स करने की। और यहाँ पर हमें यही नजर आ रहा है, कनाडा से लेकर यूरोप, यूरोप से लेकर भारत, भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और रूस और चाइना तो ऑलरेडी बिग प्लेयर्स हैं। वो ऑलरेडी अमेरिकन होस्टाइल एक्शंस को फेस करते रहते हैं, वो पुराने प्लेयर्स हैं और बैटल हार्डन्ड हैं इस मामले में कि किस तरह अमेरिकन होस्टिलिटी को फेस करना है। और जब नरेंद्र मोदी पर ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ पड़ा यूएस होस्टिलिटी का, जिसको ये अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे, डोनाल्ड ट्रंप मेरा पक्का दोस्त है, जो ट्रंप की पहली टर्म में भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त हमने एक इंगेजमेंट देखी। और जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने, मोदी उन लीडर्स में से थे जो ट्रंप के दरबार में हाजिरी दे के आए थे, जिनको ट्रंप ने बुलाया था। और हम यही समझ रहे थे कि अब तो पाकिस्तान के लिए गेम ओवर है, लेकिन हमें नहीं पता था कि बीच में मोदी साहब एक मिस एडवेंचर करेंगे मई में, उनको मुंह की खानी पड़ेगी और यूएस एक बार फिर स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के साथ अलाइन कर जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी लॉबिंग बहुत तेज़ की, डोनाल्ड ट्रंप को वू किया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील्स की, वो हमारी साइड पर हो गए, मोदी को उन्होंने एलियनेट कर दिया और मोदी की हुकूमत का शायद सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आ खड़ा हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से उन जगहों पर छूट मांगी जहां भारत इनको कंसेशन नहीं दे सकता था, उससे भारत के अपने किसानों की कमर टूट जानी थी और भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब मोदी साहब का ये कहना है कि 1.4 बिलियन हमारे लोग और बाकी ये कोई 500 मिलियन के करीब लोग जो कि यूरोप में रहते हैं, यानी कुल मिला के दुनिया की 2 अरब की पॉपुलेशन, इनको अब बेनिफिट होगा इस मदर ऑफ ऑल डील से, ये जो ट्रेड की है। अब जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या एग्री किया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट के साथ जो छेड़छाड़ की गई है, डिफरेंट कदगनें लगाई गई हैं मीडिया पर, और भारत में कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया गया, इसकी वजह से हमारे जो डेली ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये डर है कि हम वाइट साइट को बंद भी कर सकते हैं। इन चैलेंजेस की वजह से एल्गोरिदम भी शायद कंफ्यूज हो चुका है और हमारी व्यूअरशिप में कमी आ रही है। क्लियरली हमारी आवाम की टेंडेंसी फैमिली व्लॉगर्स की तरफ है, जिनको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हम अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और फैक्ट्स डालने की कोशिश करते हैं और हमेशा क्रेडिबल स्टोरीज आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये क्वालिटी काम जारी रहे तो आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
ये महज एक काम ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको हमसे कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये काम बरकरार रहे, इसी तरह चलता रहे, तो आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे कंटेंट पर ब्रांड्स भी नहीं आते और इसलिए आप लोगों की सपोर्ट ही इसको एक पुश दे सकती है। भारत ने अपनी इकॉनमी को बड़े अरसे से प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, यानी भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद करता है मुल्कों पर, जिससे भारत की जो अपनी लोकल इकॉनमी है, जो इंडस्ट्री है, भारत उनको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि ग्लोबल मार्केट कंपटीशन में वो कहीं मार ना खा जाएं। और यही इख्तलाफ उनका डोनाल्ड ट्रंप से था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तुमने हमसे टैरिफ्स कम करवाने हैं तो पहले आप भी टैरिफ्स कम करो, जो कि डेफिनेटली भारत ने ज़्यादा आयद किए हुए थे अपनी मार्केट को बचाने के लिए। तो यहाँ पर यूरोप को क्या कंसेशन दी है? यूरोप भारत ने जो सबसे बड़ी कंसेशन दी है वो कुछ समझ नहीं लगती। मतलब वो कार जो यूरोप बनाता है उन पर भारत ने 110% तक टैरिफ्स लगाए हुए थे, उनको भारत 10% कर देगा। यानी यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स अब भारतीय मार्केट में इजीली एंटर हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि यूरोप तो बनाता है महंगी गाड़ियाँ और भारत में अवाम को आदत पड़ गई है सस्ती गाड़ियों की, क्योंकि वहाँ भी बनती हैं और चाइना से भी आती हैं। और इस वक्त ईवी मार्केट में चाइना डोमिनेट कर रहा है और बहुत सी इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना की गाड़ियाँ आ रही हैं। जैसे पाकिस्तान में भी आप रिसेंट 2-3 सालों में देख लें तो एक तूफान बपा हो गया है और जापानीज मैन्युफैक्चरर्स को एक बहुत बड़ा धचका लग रहा है। और यही हाल भारत में भी है और बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज में भी है और इवन यूरोप में भी है। जी हाँ, ये चाइनीज गाड़ियाँ धड़ाधड़ पूरी दुनिया में जा रही हैं। तो इससे यूरोप को जो इन्होंने छूट दी है भारत ने, यूरोप को इससे कोई ख़ास फ़ायदा होगा? ये जो महंगी गाड़ियाँ बनाते हैं, भारत में कौन इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ खरीदेगा? डेफिनेटली कुछ तो होंगे बायर्स, लेकिन वो मार्केट बहुत छोटी है। तो यहाँ से यूरोप को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। ऑलरेडी भारत और यूरोपीय यूनियन की जो ओवरऑल ट्रेड है वो $140 बिलियन से ज़ायद है, यानी काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड है। और जिन यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स को भारत ने अब जाकर छूट दी है उनमें वॉक्सवैगन, रेनॉ, मर्सिडीज बेंज और BMW शामिल हैं। हम सबको पता है ये सारे महंगे ब्रांड्स हैं और इसीलिए 25 सालों से इनकी ट्रेड डील फंसी हुई थी, इनकी निगोशिएशंस फाइनली नहीं हो रही थी, क्योंकि भारत ने इन महंगी गाड़ियों पर टैरिफ लगाए हुए थे कि अगर भारत में एंटर होना है तो आपको 110% तक टैरिफ्स देने होंगे। वो अब 10% कर दिया। और अगर हम भारतीय मार्केट के पैटर्न्स देखें, उनको तो आदत नहीं है महंगी गाड़ियों की, यानी इट्स टू लेट। जो निगोशिएशंस 25 सालों से फंसी हुई थी उनमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी थी। और अब फाइनल क्यों किया है? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। और एक पैगाम भी दिया है, हाथ ऊपर खड़े कर मतलब हाथ लहराए जा रहे हैं, चेस्ट थंपिंग की जा रही है, देखो कितनी बड़ी डील हमने कर ली। और ये 100% तक ड्यूटी जो यूरोपियन कार्स पर इन्होंने ख़त्म करनी है, इसमें भी 5 साल लग जाएंगे। ग्रेजुअली कम करनी है इन्होंने ड्यूटी। और 5 सालों में मार्केट की शेप कितनी बदलती है, भारत में मज़ीद सस्ते प्लेयर्स आ जाएंगे तो इनकी मज़ीद स्पेस कम हो जाएगी। यानी ऑन पेपर्स तो एक अच्छी चीज़ है कि 110 से आपने 10% तक कर दिया है, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल नतीजा नहीं निकलेगा। प्रैक्टिकली यूरोप को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यूरोपियन कार्स के अभी भी जो ज़्यादातर बायर्स हैं वो अमीर मुल्कों के ही बाशिंदे हैं, जो कि खुद यूरोप में रहते हैं या अमेरिका में। चाइनीज़ भी अब अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। चाइना में तो हम देख कर आए हैं कि वहाँ पर सारे ब्रांड्स चाइनीज़ हैं और जिस लेवल की चाइना ईवी मार्केट में एक डोमिनेंस हासिल कर चुका है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, जिसको खुद यूरोप भी इंपोर्ट करना शुरू हो गया है। इसके अलावा भारत यूरोप से आने वाली 97% से ज़ायद गुड्स पर ड्यूटी कम करेगा, ख़त्म नहीं करेगा, कम करेगा ग्रेजुअली। और यूरोप भारत की 99% से ज़ायद अशिया पर ड्यूटी कम करेगा ग्रेजुअली 7 सालों में, जिससे डेफिनेटली भारत को एक फ़ायदा ज़रूर पहुंच सकता है। और भारत के लिए ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल्स, रबर, बेस मेटल्स, जेम्स और ज्वेलरी, इन चीज़ों पर भारत को छूट दी जाएगी। और इससे भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि भारत के जो आसपास के कंपेटिटर्स हैं, जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, उन पर भारत को एक एज हासिल होगा यूरोपियन मार्केट में। तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर है ये डील। गाड़ियों के अलावा भारत यूरोप को कहाँ पर छूट दे रहा है? दारू में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में भारत 75% तक कमी लाएगा टैरिफ में। जो टैरिफ्स पहले 150% तक थे उनको 20% तक लाया जाएगा।
जो पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को धमकी दी थी कि आपकी शराब पर हम 200% तक टैरिफ आयद कर देंगे। भारत ने कहा है कि वो हमें दे दो, हम टैरिफ कम कर देंगे। लेकिन अगेन यूरोप की जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं वो भी दुनिया भर में बड़ी महंगी तस्वुर की जाती हैं। डेफिनेटली वो महंगी होती हैं और भारत में कंज्यूमर्स इतनी महंगी शराब खरीदने के आदी नहीं हैं। नो डाउट वहाँ पर कंजम्पशन तो बहुत है, लेकिन महंगे ब्रांड्स की नहीं है, यूरोपियन ब्रांड्स की नहीं है। जहां यूरोप को फायदा हो सकता है इस डील से वो है मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिस पर भारत ड्यूटीज कम करेगा। और ये वो एरिया है जहां पर यूरोप को जेन्युइनली कोई फायदा हो सकता है। भारत जब बड़ी मिकदार में इनसे ये इक्विपमेंट इंपोर्ट करेगा उस पर ड्यूटीज कम होंगी। और अभी इस एग्रीमेंट पर फाइनल दस्तखत नहीं हुए, इसको फाइनलाइज तो किया गया है, लेकिन 5-6 महीने का एक लीगल प्रोसीजर है, उसको कंप्लीट किया जाएगा, फिर साइन किया जाएगा। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर इस डील की इम्प्लीमेंटेशन का आगाज होगा। इस वक्त ट्रांस अटलांटिक अलायंस के दरमियान जो हम एक दरार देख रहे हैं यूरोप और अमेरिका के दरमियान, इसकी वजह से यूरोप सख्त परेशान है, क्योंकि पिछले 70 सालों में वो बड़ी हद तक अमेरिका पर डिपेंडेंट रहे हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या ट्रेड हो। और नेटो का तो हमें पता है उसका सबसे बड़ा बैकर अमेरिका खुद था। अब डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका यूरोप को ये कह रहा है कि ना तुम चीज़ें बनाते हो, ना तुम डिफेंस बजट बढ़ाते हो, ना तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी रह गई है, तो हम आपको इतनी लिफ्ट क्यों करवाएं। और यूरोप अब पैनिक में है कि रूस को भी अकेले ही फेस करना है और ट्रेड डील्स भी अब खुद ही करनी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो अमेरिका से होता था वो फिल वक्त उन्हें नहीं मिल रहा। इसलिए अब ये यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चाइना और भारत के साथ नई नई ट्रेड डील्स करने का सोच रहे हैं। और यूरोप की प्रेसिडेंट ने ये अल्फाज कहे कि बाय कंबाइनिंग दीज स्ट्रेंथ्स, यानी इन एंगेजमेंट्स के जरिए वी रिड्यूस स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज एट अ टाइम व्हेन ट्रेड इज इंक्रीजिंगली वेपनाइज्ड। यानी जब ट्रेड और टैरिफ्स को वेपनाइज किया जा रहा है, और डेफिनेटली उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही था। और यही पॉइंट ऑफ व्यू कैनेडियन पीएम का भी था कि इस चैलेंज से निपटने के लिए अब हमें आपस में पार्टनरशिप्स करनी होंगी मिडिल पावर्स को, नहीं तो हमारा फ्यूचर दबड़दूस हो जाएगा। और मोदी साहब का भी ये कहना था कि ग्लोबल ऑर्डर इज इन ग्रेट टर्मोइल, वही अल्फाज जो कि कैनेडियन पीएम ने कहे थे। यानी अब भारत भी खुलकर अमेरिका की पॉलिसीज पर तनकीद करना शुरू हो गया है ढके छुपे अल्फाज में। और इस मूव की वजह से ट्रंप इंतज़ामिया ने यूरोपीय यूनियन पर मज़ीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये इन्होंने अपने साथ ही जुल्म किया है। और भारत पर वो ये तनकीद कर रहे हैं कि ये रशियन क्रूड ऑयल क्यों ख़रीदते जा रहे हैं और क्यों इसको नहीं रोक रहे। इनको हमारा तेल ख़रीदना चाहिए, जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान ने अमरीकी तेल ख़रीदने के लिए हामी भरी है। लेकिन अभी भी अमेरिका यूरोप और भारत के लिए एक की पार्टनर है, चाहे वो ट्रेड हो या स्ट्रेटेजिक मामलात हों। यूरोप और भारत अगर मिल भी जाएं तो ये अमेरिका को एलियनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की इंपॉर्टेंस का इन दोनों को अंदाजा है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसका शेयर साइज वो अभी भी इनसे बहुत बड़ा है। और यहाँ ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलायंस टाइप दिखाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, कि हम इन टफ टाइम्स में इकट्ठे खड़े हैं और एक वक्ती रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेंगे इस डील के जरिए, जो कि अमेरिकन एक्शंस की वजह से घबरा कर रह गए थे। क्या ये डील इनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ निगोशिएशंस में एक लेवरेज प्रोवाइड कर सकती है कि अगर आप हमें डील नहीं देंगे तो हमारे पास दूसरे पार्टनर्स भी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को यहाँ एक और चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, वहाँ पर बड़े सख्त कवानीन हैं, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है, कार्बन एमिशंस का ख्याल रखा जाता है एनवायरनमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और जिस मुल्क के साथ भी प्रेफरेंशियल ट्रेड करनी हो उसमें बड़ी चीज़ें देखी जाती हैं। तो भारत यहाँ बहुत से पॉइंट्स पर लैग करता है। भारत की कार्बन एमिशंस हों, भारत की लेबर के राइट्स हों, या जनरल उनके जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न्स हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरते। तो पहले ये लीगल मसाइल को कवर करना है इन्होंने, और फिर जाकर ये डील साइन होगी। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि ये डील जियोपॉलिटिकल टेंशंस का एक शाखसाना है, यानी उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के बाद इसको साइन किया गया है, बहुत से मसाइल को नज़रअंदाज करके जो फ्यूचर में इनको फेस करने पड़ेंगे। और ये भी कोई इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं होगा, जितनी चेस्ट थंपिंग की जा रही है, जितना वावा किया जा रहा है, ये इतना स्मूथ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ तो है देखने वाली कि ये जो सारी मिडिल पावर्स हैं ये अब आपस में करीब आएंगी। वो यूरोप जो आज से कुछ साल पहले अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को लताड़ा करता था, अब वो चाइना के साथ डील्स ढूंढ रहा है।
क्योंकि यूरोप एक वक्त में 3 सुपर पावर्स के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। रूस के साथ पहले ही वो कहते हैं कि हमारी जंग होगी, अमेरिका का रवैया आपके सामने है, और चाइना को वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे पिछले 10-20 सालों में अमेरिका के साथ। तो अब उसका क्या होगा? क्या वो अभी भी चाइना को काउंटर करने के प्लान्स पर अमल करेंगे, या ये जो डील की है इन्होंने भारत के साथ, इसमें चाइना के लिए कोई थ्रेट है, या यूरोप की अपनी अंडरस्टैंडिंग है चाइना को कंटेन करने की, चाइना को दबाने की, जो कि मेरा नहीं ख्याल अब यूरोप में उतनी कैपेसिटी रही है अगर उनके साथ अमेरिका बहादुर नहीं है। तो अमेरिका बहादुर के बगैर वो भारत के साथ मिलकर चाइना को किसी हद तक डिटर कर सकते हैं, जबकि रूस भी उनके ऊपर खड़ा हुआ है। आपके ख्याल में इसमें स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए कोई नुकसान है, या यूरोप भागा भागा चाइना के पास भी आएगा? ये जो कनाडा, फ्रांस और यूके इस वक्त इंगेजमेंट्स कर रहे हैं चाइना से, ये अपनी सारी हॉस्टिलिटी एकदम भूल गए हैं जो चाइना को लताड़ा करते थे G7 की मीटिंग्स में। अब कह रहे हैं कि हमने चाइना के साथ डील्स करनी है जब अमेरिका इनको लताड़ है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि जब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो इनकी पुरानी दुश्मनियों का क्या बनेगा, यानी भारत और चाइना की हॉस्टिलिटी और यूरोप और चाइना की हॉस्टिलिटी। ये सारी सिचुएशन चाइना को इनके करीब करेगी, या इनके प्लान्स चाइना के खिलाफ अभी भी उधर ही खड़े हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।